हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। My name is Iman Amir and the topic of my presentation is the role of stem cells in aesthetic medicine। मतलब कि हमारे पास इस मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट का मेन मकसद ये है कि हमारे पास स्टेम सेल्स का एस्थेटिक मेडिसिन में क्या रोल है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट। एम एम हमारे पास इस रिसर्च का क्या था? To systematically review current data on stem cell use in cosmetic dermatology and plastic surgery, focus on experimental and clinical applications। इसका हमारे पास एम ये था कि हम ये करंट डेटा ले सकें कि हमारे पास कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में और प्लास्टिक सर्जरी में हमारे पास स्टेम सेल्स का कितना करंट डेटा, मतलब कि वो कितना इस वक्त पे हमारे पास यूज हो रहा है या कितना डेटा है। ठीक है, उसकी की फाइंडिंग्स हमारे पास क्या थी? स्टेम सेल थेरेपी शो ग्रेट प्रॉमिस फॉर स्किन रिपेयर, स्कार रिडक्शन एंड एस्थेटिक प्रोसीजर्स। स्टेम सेल्स का हमारे पास मेन काम क्या है कि ये हमारे पास स्किन को रिपेयर करता है, मतलब हमारे फेस पे स्कार्स हों, ठीक है, हमारे फेस पे डिफरेंट जितनी भी मतलब स्कार्स होते हैं, इसमें मुख्तलिफ बर्न स्कार्स आ सकते हैं, केलॉइड स्कार्स आ सकते हैं, हाइपरट्रॉपिक स्कार आ सकते हैं। तो स्टेम सेल्स का हमारे पास मेन मकसद क्या था कि वो हमारे पास स्कार रिडक्शन और एस्थेटिक प्रोसीजर में हेल्प कर सकें। However, current clinical effectiveness is limited due to unknown clinical interaction mechanism, potential risk and side effect। लेकिन आजकल की मतलब करंट डेटा के मुताबिक, क्योंकि अक्सर चीज़ों की होते हैं कि कुछ प्रोसीजर्स के हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हर चीज़ की। कोई भी हम अगर हम मिसाल के तौर पे एक टॉपिकल लेते हैं तो ज़ाहिर है उसका फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी है। इस तरह प्रोसीजर्स में भी कुछ प्रोसीजर्स इस तरह होते हैं जिनके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। तो इसमें यही कहा गया है कि कुछ अननोन सेल इंटरैक्शन की वज़ह से जो है ये इसकी जो पोटेंशियल रिस्क हैं, साइड इफ़ेक्ट्स वो देखने को मिले हैं, ठीक है? देयर इज़ अ लैक ऑफ लार्ज हाई क्वालिटी क्लिनिकल स्टडी नॉट एविडेंट कम फ्रॉम स्मॉल मतलब किसी भी लार्ज उस पे ये हमारे पास नहीं देखा गया। कोई बहुत सी छोटी से ट्रायल्स पे, क्लिनिकल ट्रायल्स पे इसको देखा गया है, बहुत ही कम उस पे ये देखा गया है हमारे पास। हमारे पास मेन मकसद क्या था इस रिसर्च का कि हम ये देख सकें कि आया अगर ये कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी या प्लास्टिक सर्जरी में या किसी भी एस्थेटिक प्रोसीजर में हमारे पास यूज़ हो रहा है तो उसका कितना परसेंट डेटा आ रहा है हमारे पास, कितनी उसकी साइड इफ़ेक्ट्स है जो भी है, हमने ये सारी चीज़ें जो है अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे करनी थी। नेक्स्ट प्लीज़। स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स हमारे पास एस्थेटिक्स में क्या है? स्टेम सेल्स आर यूनिक सेल्स, ठीक है? ये हमारे पास एक यूनिक किस्म के सेल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है? सेल्फ रिन्यूअल, ठीक हो गया? एंड डिफरेंशिएशन टू स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स मेकिंग देम एसेंशियल फॉर टिश्यू ग्रोथ, रिपेयर एंड रिजनरेशन। स्टेम सेल्स का हमारे पास मेन काम क्या होता है कि वो हमारे पास अगर टिश्यू की ग्रोथ नहीं हो रही तो उसकी टिश्यू को ग्रोथ करता है, अगर टिश्यू डैमेज हो गया उसको रिपेयर और रिजनरेट करता है। स्टेम सेल्स का हमारे पास यही काम होता है कि उसकी सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे पास टिश्यू की ग्रोथ भी करता है, टिश्यू की रिपेयर भी करता है और टिश्यू को रिजनरेट भी करता है। नेक्स्ट। अब हमारे पास स्टेम सेल्स की सब टाइप्स हैं, ठीक है? और इसका क्लिनिकल क्या रिलेवेंस है ये हमने देखना है। अब इसमें हमारे पास स्टेम सेल्स है वो अब स्टेम सेल्स था, ठीक है? स्टेम सेल से हमारे पास क्या डिराइव हुआ? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ठीक है? ये हमारे पास प्लूरिपोटेंट होते हैं, ठीक है? कैन बिकम नियरली एनी सेल टाइप, मतलब प्लूरिपोटेंट हमारे पास किसी भी सेल टाइप में डिवाइड हो सकता है। हाई पोटेंशियल फॉर रिजनरेटिव, मतलब इसका रिजनरेटिव मेडिसिन पे मतलब काफ़ी वो है, बट कुछ एथिकल मतलब ये कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल कैसे हमारे पास कि इसकी कुछ एथिकल कंसर्न्स ये आ रहे हैं कि आया ये हमारे पास एम्ब्रियो डिस्ट्रक्शन करता है। अगर हम एम्ब्रियो से कोई भी स्टेम सेल्स लेते हैं,
ठीक है? तो वो स्टेम सेल जब हम ले लेते हैं तो वो एम्ब्रियो को हमारे पास डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आया अभी ये बात कंट्रोवर्शियल है कि आया हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को एस्थेटिक प्रोसीजर में यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्या इससे एम्ब्रियो डिस्ट्रक्शन होती है, नहीं होती? मतलब ये एक कंट्रोवर्शियल सी बात आई हुई है ना, तो इस पे हम नहीं कर सकते कि आया ये हम इसको कर सकते हैं, रिजेनरेटिव मेडिसिन में यूज़ नहीं कर सकते, ये सारी एक एथिकल इश्यू पे बात आई हुई है। नेक्स्ट, इसमें फिर हमारे पास इंड्यूस पोलीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं, हम इसमें हमारे पास एक अडल्ट सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स हमारे अडल्ट सेल्स से डिराइव्ड होते हैं, फिर अडल्ट सेल्स को रीप्रोग्राम्ड करके हम पोलीपोटेंट स्टेट में लाते हैं। क्यों लाते हैं? इस वजह से कि अगर हमारे पास एम्ब्रियोनिक सेल से जो है एम्ब्रियो डिस्ट्रक्शन हो रही थी, उसी को हम क्या करके हटा के, मतलब उन्हीं इश्यूज़ को हम अवॉइड करके हम इसको रिप्रोग्राम करते हैं कि हम इसकी जो एम्ब्रियोनिक सेल से हमारे पास एम्ब्रियोनिक डिस्ट्रक्शन हो रही थी, तो उसको हम रोकने के लिए हम इसको रिप्रोग्राम करते हैं पोलीपोटेंट स्टेट में। स्टिल एक्सपेरिमेंटल फॉर मैनी एप्लीकेशन, मतलब ये अभी तक ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है? बहुत सी एप्लीकेशंस के लिए। हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो स्टेम सेल्स जो होते हैं उनको अडल्ट सेल्स को रिप्रोग्राम करके प्लुरिपोटेंट स्टेट में लाते हैं ताकि हम एथिकल इश्यूज को अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट, अब हमारे पास स्टेम सेल्स की थर्ड टाइप ये आ गई है एडल्ट सोमैटिक स्टेम सेल्स, ठीक है? ये हमारे पास मल्टीपोटेंट होते हैं। मल्टीपोटेंट कैसे होते हैं कि हमारे पास कुछ वेरियस टिश्यूज में पाए जाते हैं, जैसे कि मेसेनकाइमल सेल्स, स्टेम सेल्स। मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स क्या होते हैं, जो हमारे पास सिर्फ बोन मैरो में और फैट टिश्यूज में, मतलब फैट्स में पाए जाते हैं। वाइडली यूज इन रिसर्च एंड थेरेपी ड्यू टू एसिबिलिटी एंड फ्यूर एथिकल कंसर्न। फैट्स में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास मेसेंकाइमल सेल्स होते हैं, इसमें हम बोन मैरो या फैट में से हम वो सेल्स लेते हैं और वो हम एक उसमें यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने फैट से स्टेम सेल्स लिए, ठीक है? उन्हीं स्टेम सेल्स को हम फैट से निकाल के हम उसको यूज़ करते हैं और बाकी जो फैट्स होते हैं उसको हम हटा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास मल्टीपोटेंट है, ठीक है? वो हमारे पास किन टिश्यूज़ में पाए जाते हैं? मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स में और जो बोन मैरो और फैट से आता है, ठीक है? जो मेसेंकाइमल सेल्स हैं हमारे पास बोन मैरो और फैट्स में पाए जाते हैं और इनको मल्टीपोटेंट होते हैं, ठीक है? मल्टीपोटेंट इनको कहा जाता है, ठीक हो गया? नेक्स्ट, अच्छा, अब हमारे पास आ गया है कि जो हमारे पास एम्ब्रियोनिक था या जितनी भी हमने सब टाइप पढ़ी या फिर जो हमारे पास लास्ट था मल्टीपोटेंट, ये हमारे पास इसका क्या मैकेनिज्म है, ठीक है? हम अब इसमें आपको मैकेनिज्म्स का बताएँगे, ठीक है? अब कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोडक्शन है, ठीक हो गया? स्टेम सेल्स हमारे पास क्या करता है, स्टिमुलेट करता है फाइब्रोब्लास्ट को, ठीक है? ब्लास्ट हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास इंक्रीज़ करते हैं कोलेजन सिंथेसिस को, ठीक है? ताकि हमारी स्किन से स्मूथर नज़र आए। जब हमारे पास स्किन में कोलेजन नहीं होगा तो हमारी स्किन सैगी-सैगी नज़र आएगी, ठीक हो गया? हमारी स्किन पे रिंकल्स, फाइन लाइन्स ये अपीयर होना, क्योंकि हमारी स्किन में कोलेजन और इलास्टिन की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही। तो स्टेम सेल्स क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं फाइब्रोब्लास्ट को और फाइब्रोब्लास्ट हमारे पास क्या करते हैं, कोलेजन सिंथेसिस को इंक्रीज़ करते हैं ताकि हमारी जो स्किन है, वो हमारे पास स्मूथर नज़र आए, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास सेल रिजेनरेशन, ठीक है? स्टेम सेल क्या करता है, जितने भी अगर हम स्टेम सेल्स कर रहे हैं तो हमारे पास डैमेज और एजेड जो सेल्स होते हैं, ठीक है? उनको हेल्थियर स्किन में डिफरेंशिएट कर देता है, ठीक है? कोई भी हमारे पास इस तरह स्किन है जो डैमेज हो गई है, जो बहुत एजेड स्किन है, लाइक 40 प्लस 50 प्लस हम देखते हैं एजेड स्किन है, अगर हम उसमें वो करते हैं तो उसको एक हेल्दी स्किन में ये डिफरेंशिएट कर देता है, ठीक है? एनहांस हाइड्रेशन कैसे करता है ये हमारे पास? जब हम स्टेम सेल्स करते हैं, मतलब करते हैं उनकी होता है, स्टेम सेल्स का प्रोसेस होता है, तो ये क्या करता है, हमारे पास hyaluronic एसिड को भी क्या करता है, स्टिमुलेट, मतलब कि hyaluronic एसिड की जो होती है प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देता है, जो क्या इम्प्रूव करता है हमारी स्किन मॉइस्चराइजर बैरियर, मतलब कि हमारी स्किन की जो मॉइस्चराइजर होगी उसको स्टिमुलेट इम्प्रूव कर देता है, सही हो गया? अब हमारे पास जैसे कि अभी तक था कि स्टेम सेल्स हमारे पास कोलेजन की भी प्रोडक्शन कर रहा था, रिजेनरेटिव भी था, सेल रिजेनरेशन भी कर रहा था, हाइड्रेशन भी दे रहा था। इसका हमारे पास ये भी है कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है, ठीक है? कैसे? स्टेम सेल पार्टिकुलरली फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज क्या होते हैं?
ठीक है। एडिपोज टिश्यू से हम क्या करते हैं, जो हम पैक कर दें। टाइप्स ऑफ सेल, स्टेम सेल यूज, ठीक है। अब हमारे पास जो स्टेम सेल्स जो है उसमें टाइप्स हैं, वो कौन से यूज होते हैं उसमें हमारे पास, ठीक है। इसमें हमारे पास आइडोपोस डिराइव स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास क्या करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, और हमारे पास कोलेजन सिंथेसिस को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट, फिर जो नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास दूसरे स्टेम सेल्स यूज्ड होते हैं, वो मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स हैं, जो हमारे पास हीलिंग कैपेसिटी होती है। कोई भी हमारे पास स्किन होती है और डैमेज हो जाती है किसी की वजह से, बर्न की वजह से, किसी भी वजह से अगर स्किन डैमेज हो गई है, तो ये इसकी इस मेसेंकाइमल स्टेम सेल की हीलिंग कैपेसिटी होती है कि वो उसको ठीक कर सके। नेक्स्ट, अब हमारे पास इनकी क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। फेशियल रिजनरेशन, रिमूव रिंकल्स, लाइंस एंड स्किन लैक्सिटी। अगर हमारे फेस है, कोई भी फेस है, उस पे अगर फाइन लाइंस रिंकल्स आ गई हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास उन रिंकल्स को, फाइन लाइंस को हमारे फेस पे कम करता है। नेक एंड डेको डेकोलेक्ट, ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास रिंकल्स, इसी तरह जो फेस हैगीनेस आ जाती है, फेस लटक जाता है, ठीक है, एजिंग आ जाती है, स्पॉट्स कोई भी फेस पे आ जाते हैं, 40-50+ पेशेंट्स की जैसे रिंकल्स, सैगिंग, ये चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको भी हमारे पास ट्रीट करता है। ठीक हो गया। माइक्रोनीडलिंग, माइक्रोनीडलिंग जब हम स्टेम सेल्स के साथ करते हैं, तो ये हमारे पास टिश्यू रिजनरेशन करते हैं। जब माइक्रोनीडलिंग होती है, तो इस तरह हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट की वजह से जब प्रमोट हो, मतलब फाइब्रोब्लास्ट वो होते हैं, तो उससे हमारे पास कोलेजन प्रोडक्शन होती है, तो उसी की वजह से हमारे जो टिश्यू होते हैं वो रिजनरेट हो जाते हैं। कॉम्बिनेशन विद पीआरपी इम्प्रूव स्किन टोन एंड स्ट्रक्चर, किसी का भी स्किन टोन डबल टोन हुआ है, तो उससे हमारे पास ये हमारे जो स्किन टोन है उसको भी ठीक करती है, और उसके टेक्सचर को भी, जैसे कि कोई रिंकल्स, कोई फाइन लाइंस, कोई सैगिनेस कुछ भी आ गया है, तो उसको भी ये ठीक करती है। नेक्स्ट, अब हमारे पास है स्टेम सेल इन हेयर रेस्टोरेशन, मतलब कि हमारे पास स्टेम सेल हेयर रेस्टोरेशन में कैसे काम करता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये है, व्हाट इज एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एलोपेशिया, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया एक हमारे पास डिजीज है, जिसकी वजह से हमारे, जैसे कि उससे हमारे पास हेयर लॉस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्विंग हेयर फॉलिकल श्रिंकिंग एंड अ शॉर्टर ग्रोथ एंड अगेंस्ट फेज लीडिंग टू थिनिंग एंड बॉल्डनेस। इससे क्या होता है कि हमारे जो हेयर फॉलिकल होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है, और हाँ, जो हमारी ग्रोथ होती है वो शॉर्टर, मतलब कि जो एनागेन फेस होता है हमारे पास, ग्रोथ फेस होता है, उसको भी शॉर्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी जो बाल होते हैं वो थिन और हमारे पास गंजापन आ जाता है। अब हमारे पास वाई स्टेम सेल्स, हम स्टेम सेल्स क्यों यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बताया गया है कि कोई ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स है, जैसे कि मोनोऑक्सीडिल हो गया, फिनेस्टेराइड हो गया, इनकी जो है लिमिटेड इफेक्टिवनेस है। अगर हम चाह रहे कोई भी हम मेडिसिन कुछ भी यूज करते हैं, वो जब तक हम यूज कर रहे होते हैं वो चीज ठीक होती है, जब हम छोड़ देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, तो इनके लिमिटेड इफेक्ट्स होते हैं। इस वजह से हमने स्टेम सेल्स थेरेपीज किया था, ऑफर अ रिजनरेटिव अप्रोच। ये क्या करते थे कि हमारे पास एमिंग टू रिस्टोर हेयर बाय रिजनरेटिंग और रिजनरेट हेयर फॉलिकल, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बालों, हेयर फॉलिकल्स तक स्टेम सेल जाते हैं, ठीक है, और हमारे पास रिजनरेट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो थिक हो जाते हैं, हमारे हेयर्स थिक हो जाते हैं, बाल्डनेस नहीं आती है हमारी। तो स्टेम सेल्स का ये होता है। टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स यूज्ड, एडिपोज डिराइव्ड स्टेम सेल्स, जो एडिपोज होते हैं उनको हम फैट टिश्यूज भी कहते हैं, ठीक है, ये हम फैट टिश्यूज से लेते हैं, ठीक है। शोन टू स्टिमुलेट हेयर फॉलिकल एंड प्रोलॉन्ग द ग्रोथ फेज, क्या करते हैं हम इसको, जहाँ पे हमारे पास जैसे कि गंजापन आ रहा होता है, या क्या जहाँ पे हेयर फॉलिकल थिन होता है, वहाँ पे हम इंजेक्ट करते हैं, ताकि
जो है हेयर फॉलिकल जो है मतलब थिक हो सके, इस तरह हमारे पास गंजापन ना आ सके, ठीक है? ये चीज़ हो जाती है और जो हमारा जब हम स्टेम सेल्स यूज़ करते हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे पास प्रोलॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू टॉपिकल। अगर हम कुछ भी देते हैं मोनोक्सिडिल उनके भी होते हैं लेकिन स्टेम सेल्स के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हमारे पास प्रोलॉन्ग होते हैं। Dermapapillae cells, key regulators of hair follicle formation, their transplantation has led to increased hair growth in क्लिनिकल स्टडीज। डर्मापापिलाए सेल्स भी हमारे पास क्या होते हैं, जो हेयर फॉलिकल होते हैं उनकी फॉर्मेशंस करते हैं। इनके ट्रांसप्लांट से हमारे पास जो हेयर ग्रोथ होती है वो ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाउ डज द प्रोसीजर वर्क? ठीक है, स्टेम सेल आर कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट ऑन फैट और बोन मैरो। हम क्या करते हैं, हम स्टेम सेल पेशेंट की फैट या बोन मैरो से ले लेते हैं, देन प्रोसीड एंड कंसंट्रेटेड। ठीक हो गया। द स्टेम सेल सॉल्यूशन समटाइम्स कंबाइंड विद पीआरपी इज इंजेक्टेड विद स्कार्फ एट अ थिनिंग एरिया। जैसे कोई भी थिन एरिया है जहाँ से, वहाँ पे हम पीआरपी जो है उसके साथ कंबाइन करके, स्टेम सेल्स के साथ कंबाइन करके हम क्या कर देते हैं, हम कोई भी फैट्स कोई फैट ले लेते हैं, ठीक है, उसमें से हम स्टेम सेल्स उठाते हैं। स्टेम सेल्स जब हम उठाते हैं उनमें से जो जिस फैट से हमने स्टेम सेल्स लिया होता है वो हम ले लेते हैं, बाकी फैट हम डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर उसी फैट्स को हम जब पीआरपी के साथ कंबाइन करते हैं, जो हमारे पास स्काल्प पे थिनिंग एरियाज होते हैं वहां पे हम इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस इज मिनिमली इन्वेसिव। ठीक है, हम अंडर लोकल एनेस्थीसिया ये हम कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है ये। बेनिफिट्स इसकी क्या है हमारे पास, ये हमारे पास नेचुरल हेयर ग्रोथ करता है और थिकनिंग करता है, मतलब जो बालों की ग्रोथ नहीं हो रही तो उसको भी रिग्रो करता है और हमारे पास हेयर थिकनिंग भी लाता है। मिनिमली इन्वेसिव विथ फ्यूअर साइड इफेक्ट एंड फास्ट रिकवरी देन सर्जिकल ट्रांसप्लांट। ठीक है, इसकी रिकवरी भी फास्ट है, कुछ साइड इफेक्ट्स हैं लेकिन बहुत ही कम है। ठीक है, और मतलब कि फास्टर रिकवरी अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके मुकाबले में इसकी जो रिकवरी है वो हमारे पास फास्ट है। रिजल्ट ऑफन अपीयर विद इन 3 to 6 months एंड कैन बी अ लॉन्ग लास्टिंग। मतलब कि जो इसके रिजल्ट्स हैं वो 3 to 6 months में हमारे पास अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी रिजल्ट्स उसके हो सकते हैं। नेक्स्ट। अब है कि हमारे पास जो स्टेम सेल्स हैं, अब हमारे पास स्कार में कैसे उनकी स्किन ट्रीटमेंट कैसे उनका होता है। ठीक है, अब हम करते हैं स्कारिंग इश्यूज के बारे में। स्कार्स फ्रॉम बर्न ट्रॉमा और सर्जरी कॉज प्रैक्टिकल एंड कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स। अब स्कार्स हमारे पास डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, किसी कोई बर्न की वजह से हो सकते हैं, कोई सर्जरी के भी हो सकते हैं, ट्रॉमा के भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ स्कार्स की टाइप हैं। ठीक है, करंट ट्रीटमेंट टॉपिकल्स, अगर टॉपिकल्स में हम कुछ भी देते हैं, ठीक है, रेटिनॉल दे देते हैं या सिलिकॉन जेल कुछ भी हम दे देते हैं तो उसकी उस तरह फास्टर रिकवरी नहीं होती है। अगर हम उसमें से स्टेम सेल करते हैं तो उसकी रिकवरी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू टॉपिकल्स। ठीक हो गया। अब मतलब अगर हम रेटिनॉल या कुछ भी इस तरह की कुछ भी हम टॉपिकल्स दे देते हैं, ठीक है, तो उसकी वो उसी तरह ओरिजिनल हालत में हमारे पास स्किन नहीं आती जैसे वो पहले होती है। ठीक है, स्टेम सेल थेरेपी बेनिफिट्स प्रोमोट टिश्यू रिजनरेशन एंड फास्टर हीलिंग। टिश्यू को रिजनरेट करता है और इसकी जो हीलिंग है वो भी हमारे पास फास्ट है। कंट्रोल्स कोलेजन प्रोडक्शन एंड टू प्रिवेंट एक्सेसिव स्कारिंग हाइपरट्रॉपिक एंड कोलाइड स्कार। ये क्या करता है, हमारे पास जो कोलेजन प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करता है ताकि हमारे पास मजीद जो है स्कार ना जाए, हाइपरट्रॉपिक और कोलाइड स्कार की तरफ ये चीज़ ना जाए। ठीक है, इम्प्रूव स्किन इलास्टिसिटी टेक्सचर एंड कलर। अगर कि स्किन में सैगीनेस आ गई, इलास्टिसिटी खत्म हो गई है, उसको भी इम्प्रूव करता है, टेक्सचर को भी और कलर टोन को भी। अगर डबल कलर टोन हुई है तो उसको भी हमारे पास ये इम्प्रूव करता है। ठीक है, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड पेन एसोसिएटेड विद स्कार। ये हमारे पास इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। ठीक है, अगर कोई भी पेन स्कार्स की वजह से हमें हो रहा है कुछ भी है तो उसको भी हमारे पास कम करता है। enhance blood vessel formation adding nutrient delivery to scar tissue। ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है कि कोई भी ब्लड वेसल है उसकी फॉर्मेशन को एनहांस करके जो स्कार टिश्यूज को है उसमें न्यूट्रिएंट डिलीवरी ये हमारे पास
का काम करता है स्टेम सेल्स। नेक्स्ट, अब हमारे पास, मैंने पहले बताया था कि स्कार्स में भी हमारे पास टाइप्स हैं, ठीक है, कि हमने कौन कौन सी स्कार स्टेम सेल से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे हाइपरट्रॉपिक स्कार्स एंड कोलॉइड स्कार्स हैं, ठीक है। बर्न स्कार्स हैं, कोई बर्न हुआ है, कोई वो इस टाइप की स्कार्स हो सकते, सर्जिकल किसी की सर्जरी हुई उसकी कोई स्कार्स रह गए उसका भी हो सकता है, एक्नी स्कार्स का भी हो सकता है, एंड स्ट्रेच मार्क्स का भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? mesenchymal stem cells specially from adipose tissue remodel collagen and promote healthy skin regeneration। ये हमारे पास जो होते हैं, इसमें हमारे पास स्पेशली जो होते हैं mesenchymal stem cells होते हैं जो हमारे पास adipose टिश्यू से आते हैं, ठीक है। एडिपोज टिश्यू से आते हैं जो हमारे पास कोलेजन को रिमॉडल करते हैं और हमारे पास एक हेल्दी स्किन देते हैं। स्टेम सेल मॉड्यूलेट इन्फ्लेमेशन एंड स्टिमुलेट एंजियोजेनेसिस। हमारे पास जो है एंजियोजेनेसिस जो ग्रोथ फेज होता है उसको भी ये हमारे पास स्टिमुलेट करता है। दे वर्क बाय बोथ डिफरेंशिएशन एंड पेनिट्राइन सिग्नल टू इम्प्रूव स्कार। मतलब कि हमारे पास नेटवर्किंग का काम भी करते हैं कि हमारे पास जो स्कार्स होते हैं उसकी टिश्यू क्वालिटी को ही हमारे पास इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट, clinical evidence. Studies show significant reduction in scar size, improvement in skin elasticity and appearance। मतलब कि clinical evidence हमारे पास यही शो करता है कि जो स्कार्स होती हैं उनकी साइज में रिडक्शन, अगर काफी बड़ा स्कार है तो उसकी साइज में हमारे पास रिडक्शन करेगा, ठीक है। स्किन की इलास्टिसिटी खत्म हो गई है तो स्किन की इलास्टिसिटी को भी हमारे पास इम्प्रूव करेगा और उसकी अपीयरेंस को भी, ठीक है। स्टेम सेल इंजेक्शन हैव इम्प्रूव्ड स्कार मैच्योरेशन एंड रिड्यूस्ड रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन। क्या कहता है, स्टेम सेल्स की जो हम जब इंजेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो रेडनेस होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको भी हमारे पास रिड्यूस कर देता है। पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट्स आर हाई विद अप टू 80% इम्प्रूवमेंट रिपोर्टेड इन सम केसेस। मतलब कि 80% अगर स्टेम सेल्स के साथ हमारे पास ये रिपोर्ट हुआ है रिसर्च से कि 80% जो है स्टेम सेल्स हमारे पास कार्स में रिडक्शन आती है, ठीक है। एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट, मिनिमली इन्वेसिव विद अ लोअर रिस्क ऑफ एडिशनल स्कारिंग, ठीक है। इसमें यह मिनिमली इन्वेसिव है, ठीक है, और मतलब ये नहीं होता कि स्कारिंग ज़्यादा हो जाए, इसको भी हमारे पास कम कर देता है। सपोर्ट द बॉडी नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, ये हमारे पास जो है जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है उसको भी सपोर्ट करता है देन जस्ट ट्रीटिंग सिम्टम्स, ठीक है। इफेक्टिव फॉर बोथ न्यू, कोई भी ओल्ड स्कार हो, ठीक है, बर्न स्कार है अगर ओल्ड है न्यू है उसको भी करेगा, एक्ने स्कार्स है उसको भी करेगा, ओल्ड है न्यू है, ठीक है, इस तरह डिफरेंट स्कार्स हैं तो इन सबको ये ट्रीट करता है। करंट रिसर्च एंड फ्यूचर डायरेक्शंस, ongoing study focus on optimizing stem cells sources and delivery method, adipose derived stem cells are promising accessible। मतलब कि अब की करंट जो स्टडीज हैं उसके मुताबिक जो हमारे पास आइडोपोज डिराइव्ड स्टेम सेल्स हैं वो ज़्यादा मतलब उनके अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं और वो ज़्यादा एक्सेसिबल हमें पड़ जाते हैं, ठीक है। मोर लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल्स आर नीडेड टू कंफर्म लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। मतलब कि और जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे हमारे पास उसमें जो है कंफर्म होगा कि इनके और कितने जो है कंफर्म यानी कितने लॉन्ग टर्म इसके फायदे हमें हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एथिकल एंड रेगुलेटरी कंसर्न इन कॉस्मेटिक स्टेम सेल यूज, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, using embryonic stem cell in mind destroying embryo, raising major ethical concern about the सेंसिटी एंड द वैल्यू ऑफ अर्ली ह्यूमन लाइफ। अगर हम कोई भी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लेते हैं तो उसमें से जब हम स्टेम सेल ले लेते हैं तो जो हमारे पास एम्ब्रियो होता है वो डिस्ट्रॉय जो हमारे पास अर्ली ह्यूमन लाइफ को काफी हार्म पहुंचा सकता है इस चीज से, ठीक है। दिस प्रैक्टिस इज कंट्रोवर्शियल, मैंने पहले भी बताया था कि ये बात हमारे पास कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, कि आए इसको यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आए इससे नुकसानात हैं नहीं, ये बात बिल्कुल कंट्रोवर्शियल है, तो इसलिए हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को नहीं यूज करते। एडल्ट स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, एडल्ट स्टेम सेल इंट्रोड्यूस पोलीपोटेंट स्टेम सेल्स अवॉइड एम्ब्रियो डिस्ट्रक्शन, ठीक है। पोलीपोटेंट और एडल्ट स्टेम सेल्स को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो हमारे पास एम्ब्रियो डिस्ट्रक्शन नहीं करता।
बट स्टिल कैरी रिस्क। लेकिन इसमें भी हमारे पास रिस्क जैसे कि ट्यूमर भी हो सकता है या इम्यून रिजेक्शन, ठीक है, किसी का इम्यून सिस्टम मतलब वो ना करो तो इम्यून रिजेक्शन भी हमारे पास ये चीज़ हो सकती है। मैनिपुलेशन ऑफ दिस सेल रिक्वायर केयरफुल एथिकल कंसिडरेशन ड्यू टू पेशेंट सेफ्टी इश्यूज, ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट, मेनी पेशेंट्स आर नॉट फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिस्क। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इनके कोई साइड इफेक्ट्स, इनकी फ़ायदों के बारे में नहीं पता होता। एंड अनसर्टेनिटी ऑफ कॉस्मेटिक स्टेम्स सेल प्रोसीजर मेकिंग वैलिड कंसेंट डिफिकल्टी, तो फिर उनको जो है डिफिकल्टी हो जाती है। तो ज़ाहिर है कोई भी पेशेंट है उसको नहीं पता फ़ायदे का नुकसान का, तो ज़ाहिर है फिर बाद में इस चीज़ पे भी इशू हो सकते हैं। नेक्स्ट, एनी क्वेश्चंस?